थ्रेशोल्ड में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में क्लियर है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मिस्टर ए है, उसकी 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। वो राजस्थान में भी काम करता है, यूपी में भी काम कर रहा है, और उसकी मणिपुर में भी एक ब्रांच है। राजस्थान, यूपी और मणिपुर तीनों जगह उसकी क्या है? ब्रांचेस है। तो राजस्थान में जो ब्रांच है उसका टर्नओवर है उसका 20 लाख रुपीस। ओके, गुड्स की सप्लाई करता है और 20 लाख रुपीस का राजस्थान में टर्नओवर है। यूपी में जो टर्नओवर है वो 10 लाख रुपीस का है। कितना है? 10 लाख रुपीस का। और मणिपुर में जो उसका टर्नओवर है दैट इज ऑफ रुपीज 5 lakhs। तो अगर हम एग्रीगेट करते हैं टर्नओवर को, तो टर्नओवर को जब हम एग्रीगेट करेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर आपका कितना बन गया? 35 लाख रुपीस। नाउ अब उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं? मिस्टर ए को जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं? तो देखो यहाँ पर राजस्थान में अगर हम गुड्स की सप्लाई करते हैं तो 40 लाख रुपीस का एग्रीगेट है। यहाँ पर यूपी में भी सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 40 लाख की लिमिट है। पर मणिपुर जो हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है वहां पर जो लिमिट है वो केवल 10 लाख की है। मींस अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से एक्सीड करता है तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो अब 2 स्टेट में तो 40 लाख की लिमिट है, एक स्टेट में हमारी 10 लाख की लिमिट है, तो और हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 35 लाख का है। तो आप ये बताइए कि आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड है या नहीं? तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपका एक से ज्यादा स्टेट में बिजनेस है तो जिस स्टेट में सबसे कम लिमिट है उस स्टेट की लिमिट को कंसीडर करेंगे ओवरऑल एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। जितनी भी स्टेट में, यानी मिस्टर ए का अगर तीनों जगह बिजनेस है, राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, मणिपुर में भी है, तो मणिपुर में जो 10 लाख की लिमिट है दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द स्टेट। इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड ₹10 लाख देन इट विल बी रिक्वायर्ड कि उसको यहाँ पर क्या करवाना है? सब स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। कंप्लीट है। तो यहाँ पर 35 लाख रुपीस इसका एग्रीगेट टर्नओवर हो रहा है, बट यहाँ पर उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी और उसको हर स्टेट में जीएसटी लॉ में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। कंप्लीट है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। राजस्थान है, मिस्टर ए है, उसकी 2 यूनिट है राजस्थान में और यूपी में। राजस्थान में वो सप्लाई करता है एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। क्या सप्लाई करता है? एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन केवल। और यूपी में वो सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स। ओके, आप सभी को पता है कि एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन और जो हमारे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जीएसटी अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। तो राजस्थान में वो केवल क्या सप्लाई कर रहा है? एल्कोहलिक लीकर सप्लाई कर रहा है, और यूपी में वो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है। और यहाँ पर इनके एग्रीगेट टर्नओवर की बात करें तो एग्रीगेट टर्नओवर इनका 45 लाख रुपीस है। एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 45 लाख रुपीस है। आप मुझे ये बताओ क्या राजस्थान में लिमिट कितनी है आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की? 40 लाख। यूपी में भी 40 लाख की है। और आपका टर्नओवर अगर 45 लाख रुपीस चला गया तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं? यस, जीएसटी लॉ में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि 40 लाख क्रॉस होते ही आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाएगी। अब आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता है कि आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन राजस्थान में भी कराना है। राजस्थान में टर्नओवर केवल 10 लाख रुपीस का है और यूपी में 40 लाख का है। देखो, जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं। एक स्टेट में कितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपका एग्रीगेट थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेता है तो आपको जीएसटी लॉ में क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की नीड आ गई। बट देखो, गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप किसी स्टेट में केवल एल्कोहलिक लीकर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी अगर आप पर्टिकुलरली वहां से नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आप उस स्टेट को भले रजिस्टर्ड नहीं भी करवाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राजस्थान से केवल और केवल क्या सप्लाई होता है? एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और यूपी से टैक्सेबल गुड सप्लाई होता है। बट एल्कोहलिक लीकर का जो टर्नओवर है वो एग्रीगेट टर्नओवर में तो काउंट होगा, बट अगर स्टेट में केवल एल्कोहलिक लीकर सप्लाई कर रहे हो तो उस स्टेट को आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, चाहे एग्रीगेट टर्नओवर आपका थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो जाए। ठीक है। तो इन गिवन क्वेश्चन आपको राजस्थान में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, यूपी में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। कंप्लीट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपका एक मिस्टर ए है, यहाँ पर उसकी 2 यूनिट्स है, मिजोरम में भी है और राजस्थान में भी है। मिजोरम में वो टैक्सेबल सप्लाई करता है और टैक्सेबल सप्लाई का अमाउंट है 5 लाख रुपीस का। मिस्टर ए राजस्थान में भी वो बिजनेस करता है, वहां से भी वो टैक्सेबल सप्लाई करता है। कितने रुपीस की है टैक्सेबल सप्लाई? 10 लाख रुपीस की टैक्सेबल सप्लाई है। टोटल कितना हो गया? 15 लाख।
तो क्या उसको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड है? यस। मिजोरम किसमें कवर होता है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, जहां पर 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है। और राजस्थान जो होता है वो हमारी नॉर्मल स्टेट में कवर होता है, जिसमें 40 लाख की टर्नओवर के बियॉन्ड अपने को रजिस्ट्रेशन करवाना है। बट जब हम एग्रीगेट की बात करेंगे तो ये 15 लाख से, बट मिजोरम में 10 लाख की लिमिट है, तो दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द स्टेट ऑन द एग्रीगेट टर्नओवर द मिस्टर ए इज वर्किंग इन द मिजोरम ऑल्सो। ओके, तो in this case the Mr. A is required to register himself in the Mizoram as well as in the Rajasthan। कंप्लीट है यहाँ तक। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मणिपुर में आप एल्कोहलिक लीकर, मिस्टर ए है वो मणिपुर में तो एल्कोहलिक लीकर सप्लाई कर रहा है, राजस्थान में यहाँ पर क्या कर रहा है, वो टैक्सेबल गुड्स से सप्लाई कर रहा है। और यहाँ पर जो इनका एग्रीगेट टर्नओवर है वो यहाँ पर थ्रेशोल्ड से कम आ रहा है, तो क्या उनको रजिस्ट्रेशन की नीड है क्या? नहीं, उनको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका थ्रेशोल्ड से कम है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। कंप्लीट है यहाँ तक। तो एग्रीगेट टर्नओवर में आपको सारे टर्नओवर इंक्लूड करने हैं, चाहे वो एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन हो, चाहे वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपका एग्जम्प्टेड, टैक्सेबल, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट सप्लाई, सारे टर्नओवर को आपको टोटल एग्रीगेट टर्नओवर में तो इंक्लूड करना ही है। कंप्लीट है। तो सेक्शन 22 का थ्रेशोल्ड आपको क्लियर हो गया कि सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड जो बता रखा है कि किन किन को जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना है और किन को जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। नेक्स्ट अब आते हैं हम सेक्शन 23 पे। सेक्शन 23 में बता रखा है कि किन किन पर्संस को जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड नहीं है। गवर्नमेंट ने उनको एग्जम्प्ट कर रखा है कि आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। तो सेक्शन 23 पर्संस नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। देखो इसमें फर्स्ट केस की हम बात करते हैं। अगर पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज नॉट लायबल टू टैक्स, नॉट लायबल टू टैक्स, जो टैक्स के लिए लायबल ही नहीं, जैसे कि अल्कोहलिक लीकर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो गवर्नमेंट ने अभी तक बोले हैं, और या फिर आप 100% एग्जम्प्टेड गुड्स में डील कर रहे हैं तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, चाहे आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए। ओके, मिस्टर ए है वो केवल सॉल्ट सप्लाई करता है जो बिल्कुल 100% एग्जम्प्टेड है, तो इस केस में उसको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। मिस्टर ए राजस्थान में केवल अल्कोहलिक लीकर सप्लाई करता है, तो यहाँ पर उसको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है अगर वो दूसरी सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो। और यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर चाहे आपका क्रॉस भी हो जाए थ्रेशोल्ड से, तो भी आपको यहाँ पर इन स्टेट में जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं रहेगी। क्लियर है। यहाँ पर आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मधुर ऑयल है, राजस्थान का है, वो एक्सक्लूसिवली पेट्रोल सप्लाई करता है, नॉट लेविएबल अंडर जीएसटी। आप सभी को पता है कि पेट्रोल जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी पेट्रोल पे अभी तक लेवी नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो मधुर ऑयल से राजस्थान की, उसको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं रहेगी। क्लियर है। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट का। किसका? एग्रीकल्चरिस्ट लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अगर एग्रीकल्चरिस्ट क्या कर रहा है कि लैंड कल्टीवेशन से कोई भी इनकम अर्न करता है, या लैंड कल्टीवेशन से जो भी प्रोडक्ट निकला है उसकी सप्लाई में लगा हुआ है, तो इस केस में यहाँ पर उसको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर डी है, वो एंगेज्ड है इन द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। राजस्थान में वो क्या कर रहा है, व्हीट के कल्टीवेशन में लगा हुआ है। अब उसके बाद जो भी वो व्हीट निकलता है उसके कल्टीवेशन से, आपको पता है व्हीट इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो 100% एग्जम्प्टेड है। और ये कल्टीवेशन ऑफ लैंड है, तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड के केस में यहाँ पर जीएसटी लॉ में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। तो एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ द प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, यानी वो व्हीट की सप्लाई में लगा हुआ है, यानी लैंड के कल्टीवेशन से जो इनकम आती है उसकी सप्लाई में लगा हुआ है, तो उसको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। पर मान लो अगर आपको बोल दिया कि वो व्हीट की तो सप्लाई करता था, साथ में वो राइस की भी सप्लाई करने लग गया साथ में, तो राइस की भी अगर सप्लाई करने लग गया तो राइस इज नॉट ए आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो इस केस में उसको यहाँ पर, अगर वो राइस की भी ट्रेडिंग कर रहा है व्हीट के साथ साथ, तो उसको यहाँ पर राइस की ट्रेडिंग एक टैक्सेबल सप्लाई है, दैट इज नॉट ए प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, सो ही हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ अंडर जीएसटी लॉ। ओके, तो अगर आप लैंड की कल्टीवेशन से कोई प्रोड्यूस करते हैं, उसको अगर मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, तब तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। बट उसके साथ में आप दूसरा गुड्स भी सप्लाई करते हैं जो आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड नहीं है, तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड आ जाएगी।
कंप्लीट है। तो फर्स्ट पॉइंट 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहे हैं या नॉट लायबल टू टैक्स उस गुड्स में डील कर रहे हैं तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। सेकंड, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं और कल्टीवेशन ऑफ लैंड के प्रोड्यूस को ही सप्लाई करते हैं तो भी आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। थर्ड है स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द पर्संस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी कुछ एग्जम्प्ट कर रखा है कुछ पर्संस को जिनको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पर्संस मेकिंग ओनली रिवर्स चार्जेस सप्लाई। लाइक मिस्टर ए है वो जीटीए की सर्विसेज देता है। आप सभी को पता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज जो होती है वो आरसीएम बेसिस पे टैक्सेबल होती है। तो मिस्टर ए राजस्थान का वो जीटीए की सर्विसेज दे रहा है, जिसको भी देता है उसको यहाँ पर टैक्स पे करना है बिकॉज जीटीए में क्या होता है आरसीएम एप्लीकेबल होता है, रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे द टैक्स। तो मिस्टर ए जो सप्लायर है सर्विसेज का उसके ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट हो जाएगा क्योंकि वो जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है दैट इज लेबल फॉर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मींस मिस्टर ए इज नॉट लायबल टू पे द टैक्स। तो मिस्टर ए के लिए वो एक तरह से एग्जम्प्टेड सप्लाई होगी तो मिस्टर ए को जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। क्लियर है। सेकंड, पर्संस मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखो इस पे बहुत ध्यान देना, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है नॉट ए इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं गुड्स की तब तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है, बट अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं सर्विसेज की तो 20 लाख रुपीस तक की सर्विसेज हम इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 20 लाख को क्रॉस करते हैं तो हमें जीएसटी लॉ में क्या करवाना है रजिस्ट्रेशन करवाना है। कंप्लीट है। थर्ड, अगर कोई पर्सन जो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स की, जैसा कि अभी हमने बात करी कि गुड्स की अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो देयर इज ए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है इररेस्पेक्टिव ऑफ लिमिट की 20 लाख क्रॉस होगा या नहीं होगा। पर इसमें यहाँ पर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अगर आप यहाँ पर क्या करते हो गवर्नमेंट ने जो नोटिफाइड कर रखे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर उनकी सप्लाई कर रहे हो आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स तो गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई, बट गुड्स कौन सा है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो उसमें 20 लाख रुपीस तक का थ्रेशहोल्ड है। 20 लाख तक का आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, बट 20 लाख से ज्यादा का करते हो तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाएगी। कंप्लीट है यहाँ तक। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर पर्संस मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ द नोटिफाइड प्रोडक्ट्स व्हेन मेड बाय द क्राफ्ट्समैन प्रीडोमिनेटली, तो वहां पर भी उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप ये लर्न कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर कोई पर्सन जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है 100% एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, या कोई पर्सन जो एग्रीकल्चरिस्ट है केवल लैंड कल्टीवेशन के प्रोड्यूस से जो यहाँ पर गुड्स आ रहा है प्रोडक्ट आ रहा है केवल उसकी सप्लाई करने में लगा हुआ है, या गवर्नमेंट ने किसी को कुछ नोटिफाइड कर रखा है कि इनको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, जिसमें फर्स्ट बता रखा है कि अगर आप ऐसी आउटवर्ड सप्लाई करते हैं जिसमें आरसीएम बेसिस एप्लीकेबल होता है, या फिर आप इंटर स्टेट में सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, उसके बियॉन्ड करवाना है। नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई है तो भी 20 लाख तक आपके लिए एग्जम्प्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट, casual taxable persons making the interstate taxable supply of the notified handicraft goods up to ₹20 lakhs। देखो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जैसे कि आपको पता है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए कंपलसरी होता है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स थ्रेशहोल्ड, बट इसमें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए इंटर स्टेट में ये भी बोला है कि अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स में है तो उसको 20 लाख रुपीस तक रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, उसके बियॉन्ड उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट है पर्सन मेकिंग द सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर कुछ भी सप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तब रहता है जब उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, पर वो गुड्स के केस में है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर में सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, क्या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज अगर आप सप्लाई करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर तो अप टू 20 लाख रुपीस उसको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, चाहे उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा चाहे नहीं होगा।